Hello everyone, I welcome you all to the channel Mentor Guru and this is the Polity series जहां पर हम पॉलिटी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से समझेंगे और देखेंगे कि उसकी कहाँ कहाँ पर एप्लीकेशन हो सकती है। अगर मैं बात करूँ कि पॉलिटी का वेटेज कितना होता है, सो यू कैन फाइंड अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स में देखने को मिल जाते हैं पॉलिटी से। देन वही 100 के आसपास मार्क्स का ये मेंस में भी आता है। तो पॉलिटी अगर इस वेटेज से हम जाए तो पॉलिटी काफी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। और यहाँ पर ये आपका एक तरह से एक वन स्टॉप सोल्यूशन हो जाएगा फॉर पॉलिटी, जहां पर मैं आपको डिफरेंट टॉपिक पूरी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के साथ समझाऊंगी। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द टॉपिक ऑफ प्रियम्बल। सो लेट्स बिगिन। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको मीनिंग समझा देती हूँ कि आखिर प्रियम्बल होता क्या है। तो प्रियम्बल एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन की एक तरह से समरी होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन किस किस आइडियल्स पे बना हुआ है, और वो एक तरह का इंट्रोडक्शन देता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो है क्या, वो कौन से आइडियल्स पे बेस्ड है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन की एक फिलोसफी है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, गोल्स हैं, एक्सेट्रा। ये सब हमारे प्रियम्बल में दिया हुआ है। अब ये प्रियम्बल अगर हम देखें तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफी लेट बना था 1946 में। तो 1946 से लेके 49 के बीच तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। सो ये लेट मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब तक क्या हुआ कि जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज थी, यूएस हो गया या यूरोपियन नेशंस हो गए, तब तक यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था। तो हम प्रियम्बल हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से देखकर कहाँ से हम इंस्पायर हुए, सो इट इज दी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जहां से हमने प्रियम्बल लिया है। ओके। अगर हम इस पे स्कॉलरली व्यूज की बात करें तो जो एन ए पालकी वाला है, ओके, एन ए पालकी वाला ने इसको आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताया है। आइडेंटिटी कार्ड क्यों? क्योंकि एक तरह से ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या वो हमारा प्रियम्बल हमको दिखाता है। अब इस तरह के जो स्टेटमेंट्स है कि आइडेंटिटी कार्ड एक्सेट्रा, ये आप बहुत अच्छी तरह से ये आप अपने इंट्रो में यूज कर सकते हैं एंड ये आपका एक वैल्यू एडेड इंट्रोडक्शन हो जाएगा। जनरली लोग जब प्रियम्बल लिखते हैं तो ऐसे ही बताते हैं इंट्रोडक्शन, प्रीफेस एक्सेट्रा, बट वहीं पर अगर आप एक पॉलिटिकल स्कॉलर का व्यू लिखेंगे कि वो बोलते हैं कि ये एक आइडेंटिटी कार्ड है, सो दैट इज गोइंग टू एड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू योर आंसर्स। देन प्रियम्बल की अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन में वो कहाँ पर मेंशन्ड है, तो ये मेन पार्ट 1 के पहले ये मेंशन किया हुआ है। आइडियली अगर हम देखें तो और कैसे इंस्पायर हुआ है, तो बेसिकली नेहरू जी ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्लेस किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 13 दिसंबर 1946 को। जहां पर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन कौन सी थीम्स पर और आइडियल्स पे बेस्ड होगा। तो जो प्रियम्बल है वो भी काफी हद तक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से इंस्पायर्ड है और सेट फोर्थ करता है फंडामेंटल वैल्यूज एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ लेट अस डिस्कस कि आखिर प्रियम्बल के क्या क्या कंपोनेंट्स है और वो क्या क्या बताता है हमको। सो सबसे पहले तो प्रियम्बल हमें बताता है कि सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपनी अथॉरिटी डिराइव करता है फ्रॉम पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि प्रियम्बल जो है वो स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब ये पीपल ऑफ इंडिया कैसे सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गए? क्योंकि बेसिकली अगर आप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन लोग थे? रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो कि लोगों ने ही इलेक्ट किए थे, और नॉमिनीज थे प्रिंसली स्टेट्स के। सो दैट इज वाई जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो अपनी अथॉरिटी लोगों से, पीपल ऑफ इंडिया से डिराइव करता है। साथ में हमारा प्रियम्बल हमें बताता है कि जो इंडियन स्टेट है उसका नेचर कैसा है। कैसा नेचर है मतलब इंडियन स्टेट सोवरेन है, ये सारे की टर्म्स, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी आगे आने वाले वीडियोस में। फिर प्रियम्बल हमको गाइडिंग प्रिंसिपल्स भी बताता है, जैसे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। जस्टिस का कॉन्सेप्ट हम रशियन रेवोल्यूशन से लेकर आए हैं, और वहीं लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी फ्रेंच रेवोल्यूशन से डिराइव्ड है। तो जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसका एक मेजर स्लोगन था लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, और वहीं से हम ये आइडियल अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लेकर आए। जैसे कि आई जस्ट टोल्ड यू अ फ्यू मिनट्स बिफोर कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड फ्रॉम 1946 टू 1949, तो उस टाइम पे मेजर कॉन्स्टिट्यूशंस बन चुके थे। तो वहीं से डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कुछ कुछ आइडियल्स लिए हैं एज पर आर नीड्स एंड लाइक हमारी सोसाइटी की नीड को देखते हुए हमने ये आइडियल्स इनकॉर्पोरेट किए हैं। देन प्रियम्बल आपको अडॉप्शन डेट भी बताता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन सी डेट को अडॉप्ट हुआ, दैट इज 26 नवंबर 1949।
तो एक बार जैसे कि पढ़ने का तरीका क्या होता है, आप फिर से इसको समझिए कि प्रियम्बल क्या क्या कंपोनेंट्स बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो बता रहा है सोर्स कौन है, वो है लोग, ठीक है। फिर नेचर बता रहे हैं जैसे कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। फिर क्या बता रहे हैं, ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स बता रहे हैं जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रिटर्निटी। देन प्रियम्बल आपको एक अडॉप्शन डेट भी बता रहा है जो कि है 26 नवंबर 1949। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो भी की टर्म्स है इसको हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि अब सबसे पहला वर्ड था सोवरेन। तो अब हमें समझने की जरूरत है कि ये सोवरेन, सोवरेन शब्द का मतलब क्या है। सो सोवरेन का मतलब होता है कि इंडिया अपने आप में इंडिपेंडेंट है और वो अपने डिसीजंस, उसके इंडिया के डिसीजंस किसी भी और देश के या किसी भी और बॉडी जैसे कि यूएन वगैरह के प्रेशर में आकर चेंज नहीं होते हैं। हम वही करते हैं जो हमको सही लग रहा है हमारे देश के लिए। और हमारे देश की चाहे फॉरेन पॉलिसी हो चाहे इंटरनल पॉलिसी हो, जैसे चाइना, यूएस, रशिया, ये आकर हमें नहीं बता सकते कि हमें क्या करना है। ओके। अब ये जो सोवरेन जो कॉन्सेप्ट इंडिया ने लिया है, तो देखिए क्या होता है, जैसे कि हर सब्जेक्ट में ना कुछ थ्योरी होती है, कुछ प्रिंसिपल्स होता है। तो अभी जैसे हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो पॉलिटिकल साइंस के अपनी कुछ थ्योरी होती है और जिसको हम अप्लाई करते हैं डिफरेंट डिफरेंट नेशंस पे। इट इज दस जस्ट लाइक, जैसे कि आप देखेंगे मैथ्स में हम कोई थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी और उससे रिगार्डिंग हम सम्स सॉल्व करते हैं। तो थ्योरम थ्योरी हो गई और जो सम्स है वो एप्लीकेशन हो गए। सिमिलरली पॉलिटिकल साइंस में कुछ थ्योरीज होती हैं जिनका एप्लीकेशन जो है स्टेट की पॉलिसीज, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब उन थ्योरीज का एप्लीकेशन है। तो ये जो सोवरेन कॉन्सेप्ट है ये बेस्ड है एक डॉक्ट्रिन पर, दैट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी। पॉपुलर सोवरेनिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है कि ऐसी गवर्नमेंट जिसने अपनी अथॉरिटी डिराइव की है फ्रॉम द विल ऑफ द पीपल, ठीक है। तो लोगों के कंसेंसस से, लोगों की एडवाइस से, उसके हिसाब से जो हमारी गवर्नमेंट है उसको अथॉरिटी मिली है। जैसे कि इसमें आप देखेंगे कैसे इसको हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है अपनी अथॉरिटी डिराइव करती है फ्रॉम द विल ऑफ द पीपल। तो एवरी 5 years हमारे इलेक्शंस होते हैं और हम लोग खुद चुनते हैं हमारा लीडर कौन होगा, ठीक है, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन होंगे। फिर हम उनसे कंटिन्यूसली मीटिंग्स करते हैं, हम उन्हें बताते हैं किस तरह की पॉलिसीज लोग चाहते हैं और उस हिसाब से धीमे धीमे गवर्नमेंट वर्क करती है। अब यहाँ पर दो तरह की सोवरेनिटी होती है, एक होती है एक्सटर्नल सोवरेनिटी और दूसरी होती है इंटरनल सोवरेनिटी। एक्सटर्नल सोवरेनिटी का मतलब होता है कि इंडिया किसी भी एक्सटर्नल पावर या फिर मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन के मतलब वो लोग हमें डिक्टेट नहीं कर सकते कि हम क्या डिसीजन लेंगे, ठीक है। इंटरनल सोवरेनिटी होती है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने सिटीजन्स के हिसाब से, सिटीजन्स की नीड्स के हिसाब से, डिमांड्स के हिसाब से गवर्नमेंट वर्क कर रही है और उस हिसाब से लॉज बना रही है। देन अनदर थिंग एक और होता है जैसे कि टेरिटोरियल सोवरेनिटी। तो टेरिटोरियल सोवरेनिटी का मतलब होता है कि इंडिया के पास एक अथॉरिटी है जहां पे वो अपने डिसीजंस ले सकती है रिगार्डिंग एक्विजिशन और रेलिंक्विशमेंट ऑफ फॉरेन टेरिटरीज। तो अगर किसी भी फॉरेन टेरिटरी को या तो अक्वायर करना है या फिर रेलिंक्विश करना है तो वो डिसीजन लेने की अथॉरिटी भी इंडिया के पास होगी। जैसे कि अगर हम देखें तो एक 1974 में इंडो श्रीलंका मैरीटाइम अग्रीमेंट हुआ था जहां पर इंडियन गवर्नमेंट ने अपने कच्चातीकू आइलैंड श्रीलंका को दे दिए थे। तो अगर कोई भी टेरिटरी या तो अक्वायर करनी है या रेलिंक्विश करनी है तो इसकी प्रॉपर अथॉरिटी भी इंडिया के पास है। लेकिन इस सोवरेनिटी के कुछ कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस हैं, स्पेशली विद रिगार्ड टू ग्लोबलाइजेशन और मल्टीलेटरलिज्म। सो जैसे कि इसकी वजह से क्या हो रहा है कि कैसे चैलेंजेस आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारी पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इंपैक्ट हो रही है। इसका एक एग्जांपल हो सकता है कि क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से नेशंस के बीच में आपस में ज्यादा इंटरडिपेंडेंस हो रही है, अग्रीमेंट साइन हो रहे हैं, ट्रीटीज साइन हो रही है जो कि इंडिया की कहीं ना कहीं पॉलिसी ऑटोनॉमी को इम्पैक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल 2020 में इंडिया का प्लान था कि वो टैरिफ्स रेज करेगी कई सर्टेन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे, लेकिन WTO एक्सेट्रा कंट्रीज लाइक यूएसए की वजह से इस पर हमारे ऊपर काफी चैलेंजेस आ गए कि हम इसको, तो ये क्या है, हमारी एक्सटर्नल सोवरेनिटी को कहीं ना कहीं चैलेंज कर रहा है। साथ में हमारी इकोनॉमिक सोवरेनिटी भी इम्पैक्ट होती है, जैसे कि जो चाइनीज गुड्स हैं वो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को हार्म कर रहे हैं, तो अगेन हमारी सोवरेनिटी हार्म हो रही है। टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी तो क्या हो रहा है कि जैसे कि डेटा वगैरह, डेटा लोकलाइजेशन हो रहा है, हमारा डेटा कहीं ना कहीं यूज किया जा रहा है, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है, तो इससे हमारा जो सेंसिटिव डेटा है कंट्री का वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रहा है। देन कल्चरल और पॉलिटिकल सोवरेनिटी भी इम्पैक्ट हो रही है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, लोगों में आपस में ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन हो रहा है। जैसे कि आप अगर देखेंगे के पॉप, ओके, कोरियन पॉप, ये सब दूसरा कल्चर हमारे इंटीग्रेट हो रहा है, तो हमारी कल्चरल सोवरेनिटी, जो हमारी ट्रेडिशनल
वैल्यूज हैं, जो हमारा ट्रेडिशनल रहने का तरीका है, वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रहा है। बट इसके दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल योगा डे, तो योगा एक इंडियन चीज है जो कि अब पूरे विश्व में जा रही है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट इसके आ सकते हैं। देन इंटरनेशनल रिलेशंस में भी कई बार एक चैलेंज आ जाता है, जैसे कि सोवरेनिटी जो है वो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, जहां पर नेशंस अपने डिसीजंस लेते हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन ग्लोबलाइजेशन और मल्टीलेटरलिज्म के कारण, जैसे कि अभी सपोज करो ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो अब यहाँ पर इंडिया किसका साइड ले, किस तरह से काम करे, एक यहाँ पर हमें डेलिकेट बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। वे फॉरवर्ड क्या क्या है, कहीं कहीं जहां आपको लग रहा है एकदम आपका नेशनल इंटरेस्ट कोर है, वहां पर आप अपनी सोवरेनिटी असर्ट कीजिए। जहां पर आपको लग रहा है कि कोऑपरेशन से आपको बेनिफिट है, वहां पर आप रिलैक्स अप्रोच कीजिए। और जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस है उसमें रिफॉर्म्स हमें एडवोकेट करने पड़ेंगे। रिफॉर्म्स क्यों एडवोकेट करने पड़ेंगे, बिकॉज द पॉइंट इज कि जैसे मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस, यूएन आप देख लीजिए, तो यूएन काफी ज्यादा हमें फेल होता हुआ दिख रहा है। ईरान इसराइल वॉर हो रही है, रशिया यूक्रेन वॉर हो रही है, साथ में ये यूएन में एक P5 होता है जो मेजर डिसीजंस लेते हैं, परमानेंट 5 मेंबर्स, उसमें अफ्रीका का कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, इंडिया का भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो इसलिए इन मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस के रिफॉर्म की हमको जरूरत है, और ग्लोबल इश्यूज पे कोऑपरेट कीजिए ताकि सोवरेनिटी और सिक्योरिटी वैल्यूज को हम प्रिजर्व कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सोशलिस्ट रहेगा, विच वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।